हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 21 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आए हुए जी के जीएस के प्रश्नों का। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन बना था, अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है? अनटचेबल उपन्यास के लेखक हैं मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद का यह उपन्यास 1935 में प्रकाशित हुआ था। इस मुल्क राज आनंद के दो और उपन्यास हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। कुली, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। एक है टू लिव्स एंड अ बर्ड, जो 1937 में प्रकाशित हुआ था, 1937 में। एक क्वेश्चन बना था, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी वर्तमान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मतलब +4 हो गई अनुसूचियां, ठीक है, +3 हो गए भाग, ठीक है, और 395 से 470 अनुच्छेद हो गए। अच्छा, अब पूछा गया है कि अनुसूचियां, तो अनुसूचियों से क्वेश्चन बनेगा। अनुसूचियों को हम जान लेते हैं। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? देखो, कई बच्चे इन अनुसूचियों को ट्रिक से याद करते हैं, तो आप जो ट्रिक आपको अच्छी लगती है उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। यदि खुद अपने आप जो ट्रिक बनाओगे तो उससे आप जल्दी याद होगा। मैं आपको कोई ट्रिक बताऊंगा, आप उसको रटने लगे रहोगे, उससे आपको याद होगा। इसलिए आप खुद अपनी ट्रिक बनाएं और उससे याद करें, कोई भी कहानी बना के। तो पहली अनुसूची संघ तथा राज्यों के क्षेत्रों का वर्णन, उससे संबंधित है, ठीक है। दूसरी अनुसूची है मुख्य अधिकारियों के भत्ते तथा वेतन से संबंधित है। शपथ संबंधित उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन। छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख। और नौवीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित। 10वीं अनुसूची में संबंधित है दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान। और 12वीं अनुसूची है नगर निकायों का प्रावधान। इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? पहली बात, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। जिस बच्चे को याद नहीं है इसे याद कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनेगा। इसके कितने स्लैब में क्वेश्चन बनता है? तो 5%, 12%, 18%, 28%, इनमें से कोई दे देगा। जैसे 20% दे दिया और 20%, इसमें से कौन सा स्लैब गलत है? ठीक है, 12%, 18%, 28%, 20%, तो 20% गलत हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत है? 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन बन सकता है जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है? तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ठीक है। जीएसटी राज्यसभा में कब पारित हुआ था? तो 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। और जीएसटी का जो लोकसभा में पारित हुआ था ठीक 5 दिन बाद 8 अगस्त 2016 को लोकसभा से पारित हो गया था जीएसटी बिल। और 8 अगस्त 2016 के बाद फिक्स 1 महीने बाद राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे 8 सितंबर 2016 को। और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है जीएसटी कब से लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 से। किस आर्टिकल में? 279 क्लॉज ए। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली थे। पहली बार ये अवधारणा पहली बार 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था, पी चिदम्बरम द्वारा। भारत ने दोहरे जीएसटी के कनाडाई मॉडल को चुना है।
यदि क्वेश्चन बनता है कि किस मॉडल को चुना है, तो दोहरे जीएसटी के कनाडाई मॉडल को भारत ने चुना है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश 1954 में फ्रांस है। वो कौन सा देश है? फ्रांस देश है। क्वेश्चन बना था, भारत में किसकी जयंती को 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको पता है, स्वामी विवेकानंद जी की जो जन्म तिथि है उसके उपलक्ष्य में 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाली शिफ्टों में? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये तो आ ही गया इसमें। इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन महानतम दार्शनिकों और आध्यात्मिक नेताओं में से एक स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने पहली बार, कब, अब आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ लेगा कि ये राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1984 में भारत सरकार ने पहली बार स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। कब की थी? 1984 में घोषणा हुई थी। तभी से पूरे देश में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं के उनके जीवन और स्वामी विवेकानंद के विचारों के माध्यम से प्रेरित करके देश के लिए बेहतर भविष्य बनाना है। उद्देश्य पता चल गया होगा यदि उद्देश्य पूछा जाता है तो। और क्या क्या है स्वामी विवेकानंद से संबंधित जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को एक भारतीय हिंदू साधु के रूप में हुआ था। वह 19वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामकृष्ण। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे। जब स्वामी जी नरेंद्र से साधु बने तो उनका नाम स्वामी विविधानंद था, लेकिन शिकागो जाने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया था। स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? कर्मयोग 1896 में प्रकाशित हुई, राजयोग 1896 में, और वेदांत शास्त्र 1896, कोलंबो से अल्मोड़ा तक भाषण 1897। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। क्वेश्चन बने, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, और 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बन गया है, और आने वाली शिफ्टों में जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। 1829 में कलकत्ता में राधाकांत देव ने धर्म समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ने 1839 में की थी, और वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1864 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? देखो, पांचवी, दूसरी, तीसरी, आठवीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आठवीं से हर शिफ्ट में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहे, ठीक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया था? तो डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था और लॉन्च किया गया था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, है ना, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। क्या क्या बन सकते हैं? प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी।
और अर्थशास्त्री के एन राज को इस योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो अर्थशास्त्री के एन राज को इस योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन मानव मॉडल के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना। कई शिफ्टों में क्वेश्चन बनाए, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे? तो आपको आठवीं पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट जितने भी इससे संबंधित है सब कुछ याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन जितने भी बन सकते। उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? क्वेश्चन बना था। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। इसका निर्माण सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। उत्तरी मैदानों को सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है। उत्तरी मैदानों को सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य थे, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है। बुद्ध चरित्र संस्कृति का महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है? अश्वघोष। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगली शिफ्टों में ये क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है, जो मैंने लिए। तो बुद्ध चरित्र संस्कृत का महाकाव्य है और इसके रचयिता कौन है? अश्वघोष है। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखा गया। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। गीत गोविंद जयदेव की है। रामायण वाल्मीकि की है। महाभारत वेद व्यास की है। विक्रमांक चरित्र विल्हण की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई राजतरंगिणी कल्लण की है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। अर्थचरित्र कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट और महाभाष्य के लेखक हैं पंतजलि। बहुत बच्चे हैं बाणभट्ट और इसमें चाणक्य में ही कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो अर्थचरित्र और कादम्बरी वेरी इंपॉर्टेंट है और किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट बात करें तो कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम और ऋतु संहारम कालिदास की है, ठीक है। स्वप्नवासवत्तम और प्रतिज्ञा योग नारायणम भास की है और नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन की काफी इंपॉर्टेंट है। रत्नावली और प्रियदर्शिका दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको, ठीक है। कालिदास की भी इंपॉर्टेंट है। जितनी मैंने ये बताई है सब इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन आपको। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध कराने का प्रयास करेगा, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित क्वेश्चन इसमें, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन कोई बता नहीं पाया है ना। तो ये इसमें मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, इस तरीके से होगा। तो आर्टिकल 45 में, क्योंकि यहाँ से नहीं तो कंफ्यूज ही होते रहेंगे। आर्टिकल 45 में है ये। तो आपको पता है संविधान संशोधन जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसमें बदलाव किया गया था। इसमें राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 21A शिक्षा का मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21A शिक्षा का मौलिक अधिकार है। यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। लेकिन अपने देश में क्या हो रखा है? शिक्षा में लूटपाट हो रही है ना। प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, दिल करता है उतनी अपनी फीस बढ़ा दी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकारी स्कूलों में, क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकारी जितने स्कूल है उसकी तरफ ध्यान दे, अच्छी पढ़ाई हो तो ये सब कुछ चेंज हो जाए। कोशिश की थी केजरीवाल जी ने, हाल देख रहे हैं आप। लीला शमशोन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। 1990 में पद्मश्री मिला था इनको। मधु मंसूरी हसमुख किस राज्य से एक संगीतकार हैं? तो झारखंड राज्य से। उन्होंने बिहार से अलग राज्य झारखंड के आंदोलन के लिए कई नागपुरी गीत लिखे थे।
झारखंड को सन 2000 में बिहार से अलग किया गया था, पता ही होगा इतना तो आपको। क्वेश्चन बना था विलासिनी नाट्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है। पहले पुरुष विलासिनी नाट्य नर्तक हैदराबाद के श्री संजय कुमार जोशी हैं। क्वेश्चन बना भारतीय संविधान में विधि के शासन की अवधारणा कहां से ली गई, तो इंग्लैंड से या ब्रिटेन बोलते हैं आप, इंग्लैंड या ब्रिटेन से विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है। यह अवधारणा अल्बर्ट वेन डायसी द्वारा प्रतिपादित है और आर्टिकल 14 के तहत प्रदान की गई कानून के समक्ष समानता इस अवधारणा का एक तत्व है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, जापान से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अगस्त 2022 को किस शहर मेट्रो की आधारशिला रखी, तो नागपुर में, जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, नागपुर में मेट्रो शहर की आधारशिला रखी गई 21 अगस्त 2022 को। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर मेट्रो के चरण फर्स्ट का पूरी तरह से उद्घाटन किया और नागपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला रखी है। यह पूछा जाता है कि नागपुर मेट्रो चरण 2 की आधारशिला कब रखी गई है, तो वो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बना कोशिका सतह की जांच किस प्रकार के माइक्रोस्कोप से की जाती है, तो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ट्रांसमिशन और स्कैनिंग। ऋग्वैदिक काल के सबसे कम किस देवता का वर्णन है, तो किसका है, प्रजापति का। ये क्वेश्चन आए थे, इंद्र, प्रजापति, विष्णु, अग्नि, और सबसे ज्यादा किसका है, अग्नि देवता का। ठीक है, अग्नि देवता का सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था मणिपुरी नृत्य से कौन संबंधित है। देखो, मणिपुर राज्य से संबंधित जितने क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, पढ़ सकते हो आप, जहां से कंप्लीट कर लो। मणिपुर से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मणिपुर नृत्य से कौन संबंधित है, उसमें नाम था, जितने संबंधित हैं मैं सभी का नाम बता देता हूं। तो राजा भागचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शन, गुरु विपिन सिंह, सभी मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, बहुत क्वेश्चन आता है, पता नहीं, एसएससी का बहुत फेवरेट है। तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसे 1875 में सबसे पहले मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जाना जाने लगा। ठीक है, जैविक और अजैविक घटक के बारे में क्वेश्चन बनाया, तो जैविक कारक एक पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद सभी जीवित प्राणियों को संदर्भित करते हैं और अजैविक कारक सभी गैर जीवित घटकों जैसे भौतिक स्थितियों, तापमान, पीएच, आर्द्रता, लवणता, सूर्य प्रकाश, रासायनिक एजेंटों को संदर्भित करते हैं। क्वेश्चन बना चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना यूपी लाकपी किस राज्य का पारंपरिक खेल है, तो मणिपुर में नारियल का उपयोग करके ये खेल खेला जाता है। और पारंपरिक फुटबॉल जो खेल है उसे यूबी लकवी मणिपुरी रग्बी कहते हैं। मणिपुर में हियांग तन्नावा एक वोट रेस है, जिसको भाई वोट रेस है मणिपुर में, उसको क्या नाम दिया गया, हियांग तन्नावा। कुश्ती को क्या नाम दिया गया, मुकन्ना मणिपुरी कुश्ती है। और शागोल कांगजेई मणिपुर में पोलो गेम है। मणिपुर में पोलो गेम कौन सा है, किस नाम से जाना जाता है, शागोल कांगजेई। यदि यूवी लाकपी बना है तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री कौन सी थी, तो भारत में पहली सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। मद्रास में साउथ इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड ने पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण की पहल की थी। क्वेश्चन बना शकूर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सारंगी से संबंधित है। शकूर खान पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद विंदा खान, अब्दुल लतीफ खान, ये सभी किससे संबंधित है, सारंगी से संबंधित। क्वेश्चन बना सार्वजनिक स्वामित्व वाली वस्तु को निजी स्वामित्व में कर देना क्या
कहलाता है। दोस्तों आपने यदि मैंने जो 50 प्रैक्टिस सेट कराए हैं आपने वो नहीं देखे, उन्हें जरूर देख लें, आपको काफी फायदा मिलेगा उनको देख के। ठीक है, वहां से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सरकार ने निजी क्षेत्र में स्वामित्व संपत्ति या व्यवसाय के हस्तांतरण और निजीकरण को कहा जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। नोट, अगर किसी पीएसयू का निजीकरण किया जा रहा है तो उसमें सरकार अपनी 51% से अधिक हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेच देती है। विनिवेश की प्रक्रिया में सरकार अपना कुछ हिस्सा बेच देती है, लेकिन पीएसयू में उसका मालिकाना हक बना रहता है। ठीक है, ये नॉलेज होनी चाहिए आपको, यहां से क्वेश्चन बनते हैं काफी। कोई व्यक्ति कितने समय तक बिना निर्वाचित हुए मुख्यमंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक रह सकता है भाई। एक व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री माना जा सकता है, बशर्ते कि वे अपनी नियुक्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित हो जाए। कौन सी संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ये सभी संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, इनके अलावा जो रही होगी वो नहीं होगी, है ना। एक संघीय ढांचे में 2 स्तरीय केंद्र और राज्य सरकार होती है। यह विशेषता एक संघीय व्यवस्था है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर कहां पर है? तो बोध गया बिहार में। यूनेस्को ने इसे सन 2002 में विश्व धरोहर घोषित किया है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने मतलब 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। सर्व शिक्षा अभियान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 21A से संबंधित है। ठीक है, बाकी ये पढ़ रखा है आपने, कंप्लीट मैंने पहले करा दिया स्लाइड में। हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाली फसल कौन सी है? देखो, पहली बात, हरित क्रांति का यदि नाम आता है तो विश्व लेवल पर आप किसको जानेंगे? नॉर्मन बोरलॉग को। किसको? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे? नॉर्मन बोरलॉग को। और भारतीय स्तर पर, अपने देश के स्तर पर, MS स्वामीनाथन को। ओके, क्वेश्चन बना था हरित क्रांति से लाभान्वित तो होने वाली फसल कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। भारत में हरित क्रांति में सबसे ज्यादा खाद्यान्न में वृद्धि गेहूं में हुई। कब हुई? 1967-68 में। वर्ष 2003-4 में मध्य गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गॉड ने किया था और नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में जो शुरुआत हुई वो हुई 1960 में, लेकिन भारत में शुरुआत हुई वो 1965 से 1968। हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से हुई है और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग ने उच्च उपज देने वाली किस्मों, हाई यील्डिंग वैरायटीज को एक विकसित करने के लिए कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था 1970 में। सिलेंडर में LPG गैस उच्च दाब के साथ क्यों भरी जाती है? क्योंकि तरल के रूप में स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन बनता है, गैस LPG तरल के रूप में अपनी मात्रा 200 कितने गुना तक फैलती है? गैस LPG तरल के रूप में अपनी मात्रा की कितने गुना तक फैलती है? तो 270 गुना तक फैलती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, बहमनी सल्तनत की स्थापना कब और किसने की थी? तो सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। 3 अगस्त 1347 से 1527 तक ये रहा था। क्वेश्चन बना था भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में ये बम फेंके गए थे। तो सेंट्रल असेंबली बम कांड से संबंधित जो पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंके। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया
और 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया जिसके अनुसार राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 को फांसी इनको दे दी गई, शहीद हो गए तीनों, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। क्वेश्चन बना क्रिकेट से संबंधित है। एक गेंद को बाएं हाथ से गेंदबाज द्वारा दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ से लेग की ओर घूमती है बॉल, ठीक है, ऑफ से लेग की तरफ घूमती है, तो उस बॉल को कौन सी बॉल कहा जाएगा? इस तरीके से तो चाइना मैन के नाम से जाना जाता है। बाएं हाथ की कलाई के स्पिनर की गोली के बराबर की गेंद अंततः चाइना मैन के रूप में जानी जाने लगी है। क्वेश्चन बना स्थायी बंदोबस्त किन के मध्य समझौता था? तो स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तिमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच एक वसूलने से संबंधित एक स्थायी बंदोबस्त सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त 1393 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किया था। ये भी पूछ लिया जाता है क्षेत्र का नाम, कहाँ कहाँ ये लागू किया गया था सबसे पहले और किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया था? 1793 ईस्वी में। रियतवाड़ी कृषि व्यवस्था मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई। इसमें रैयतों अर्थात किसानों की भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जादारी अधिकार दे दिया गया। इजारेदारी प्रथा, इस प्रणाली को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। यह क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंपॉर्टेंट है। इजारेदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी, लागू की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 में लागू की गई थी। रियतवाड़ी कृषि व्यवस्था का नाम आता है तो टॉमस मुनरो को आपको याद रखना है 1820 में। क्वेश्चन बना 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दादर एंड नगर हवेली में 77.65%। सबसे अधिक है लक्षद्वीप में 92.28%। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 कहां पर हुई? तो ये हुई कर्नाटक में, बेंगलोर में। कर्नाटक बेंगलोर में। बेस्ट प्लेयर इसमें कौन रहा? सुनील छेत्री रहे जिन्होंने 5 गोल किए। फेयर प्ले अवार्ड लिया नेपाल ने और विजेता कौन रहा? भारत एंड उपविजेता कौन रहा? कुवैत। SAFF की शुरुआत कब हुई है? 1993 में। सेकंड शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है सोनल मानसिंह। इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फैब्री, गुरु पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, शेरोन लोवेन सभी उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। ये सभी मैंने प्रैक्टिस सेटों में करा रखे, जो 50 प्रैक्टिस सेट कराए, आप वहां भी देख सकते हैं इनको। मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम। क्वेश्चन बना तेंदुलकर समिति ने शहरी क्षेत्र के निर्धनता का आकलन कितने रुपए प्रति व्यक्ति आय निर्धारित किया था? तो तेंदुलकर समिति 2005 से 2009 तक उपभोक्ता व्यय शहर के लिए 1000 प्रतिमाह और ग्रामीण के लिए 816 रुपए प्रतिमाह। तेंदुलकर समिति जो 2009 के अंदर वो हुई थी, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी रखी थी? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय रखी 446.68 और शहरी क्षेत्र में रखी 578.80 प्रति व्यक्ति माह। ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई और चौड़ाई का आकार क्या होता है? 50 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई होती है। ठीक है, कितनी लेन होती है? टोटल 10 लेन होती है। एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 मीटर। ठीक है, गहराई कितनी होती है? 2 मीटर से 3 मीटर। पूछ लिया जाता है गहराई कितनी होती है? 2 मीटर से 3 मीटर। और टोटल कितनी लेन होती है? 10 लेन होती है। और प्रत्येक लेन की चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 मीटर। चैत्य ग्रह महाराष्ट्र किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो,
जिसके लिए प्रसिद्ध है, सभी पॉइंट बताते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी पॉइंट बना होगा। तो कार्ले चैत्य का निर्माण कुनियत वारमोरा ने करवाया, वही पूर्णता पर पहुंचाने का काम सातवाहनों ने किया। उसी को चैत्य बुद्ध संप्रदाय का प्रार्थना स्थल है। कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र के पुणे जिले में कार्ली में चट्टानों को काटकर बनाया गया एक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का परिचय है, जहां पर एक चैत्यगृह और तीन विहार है। क्वेश्चन बना, रामकृष्ण मिशन का सबसे प्राचीन मुख्यालय अमेरिका में कहां पर है? तो वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। यह मिशन 1 मई 1897 को स्थापित हुआ था और मुख्यालय वेलूर मठ इन वेस्टर्न बंगाल, इंडिया में है। एसवी राजाराव केसी प्रसाद संबंधित किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मृदंगम से संबंधित है। अन्य मृदंगम वादक कौन कौन से हैं? पालघाट मणि अय्यर, पालघाट रघु और कराईकुड़ी आर मणि। देखो, प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, ये सभी क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, आप उसको देख लें, ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, 1 2 3 ऐसे बन रहे हैं। सिखों ने सिंह सभा आंदोलन कहां से शुरू किया था? तो 1873 ईस्वी में अमृतसर में ये शुरू हुआ था। रुद्र दमन किस वंश से संबंधित है? शक वंश से संबंधित है रुद्र दमन। अनुच्छेद 213 और 123 किससे संबंधित? अध्यादेश से संबंधित है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 के अंतर्गत और 213 राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है। राज्यपाल का अध्यादेश से संबंध अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्य के गवर्नर को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह विधायिका सभा सत्र के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रकट कर सकते हैं। अध्यादेश प्रकट करने की शक्ति सीमित होती है और इसे स्वीकृत प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अध्यादेश को राष्ट्रपति के समीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर स्वीकृति नहीं होती है तो यह अध्यादेश सभा के पुनर्संग के बाद या उस समय समाप्त हो जाता है जब 6 सप्ताह के समय गुजर जाता है। ठीक, 1889 कांग्रेस अधिवेशन को किस महिला ने संबोधित किया था? तो कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। 1889 में बंबई में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में 10 महिलाओं ने भाग लिया था। कादम्बिनी गांगुली बंगाल की पहली डॉक्टर थी और 1889 के सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला प्रतिनिधि थी। कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के पहले बीए स्नातक थे। ये भी पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ याद रखना, पूछे जाते हैं जितने भी। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय स्मृति के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य बनवाया गया। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। क्वेश्चन बना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1993 में हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 15% तक की सब्सिडी मिलती है। अधिक सब्सिडी 7500 रुपए तक ही दी जाती है। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यह 15,000 रुपए है। व्यवसाय और सेवा क्षेत्रों के लिए 1 लाख रुपए तक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के मिलता है। आरक्षण किस किस को? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 22.5% और पिछड़ी जाति के लिए 27%। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना यह ग्रामीण गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए रोजगार प्रदान करता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो योजना है वो 1 दिसंबर 1997 को लागू हुई थी। ठीक, मिडनाइट्स चिल्ड्रन उपन्यास के लेखक कौन है? तो इंडियन ब्रिटिश राइटर हैं सलमान रशीद, ये इस उपन्यास के लेखक हैं। नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट किस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी? तो जो 77वां इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2023 को मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 1976 में संविधान में क्या जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ओडिशा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी
सी भारतीय राज्य उड़ीसा की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। अद्यतन काल में गुरु केलुचरण महापात्रा ने इसका पुनर्विस्तार किया था। हरेली त्योहार किस राज्य में श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। वेमपत्ती चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित प्लेट, तो प्रशांत प्लेट उत्तरी अमेरिकी के पश्चिमी तट से लेकर अलास्का तक फैली हुई है। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार आर्टिकल 368 के तहत केवल संसद के पास है। प्रथम खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहां पर हुए? ये क्वेश्चन बना। तो लेह एंड गुलमर्ग में ये प्रकाशित मतलब संपन्न हुए हैं खेल। 2023 में गुलमर्ग में थर्ड संस्करण। फर्स्ट रहा जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड महाराष्ट्र रहा और थर्ड कौन रहा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन बना, धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को क्या बोलते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीवों, पौधों और प्राणी की समानता हो? तो जैव क्षेत्र या जीवोम बोला जाता है उस क्षेत्र को। दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। मुगल काल में कपास और गन्ना को क्या कहते हैं? तो जीन्स आई कामिल। जीन्स आई कामिल। अखिल भारतीय खिलाफत समिति के सदस्य कौन थे? तो उसमें जो कोई एक नाम दे रखा था, तो जितने सदस्य थे उन सभी का हम नाम बता देते हैं और इससे संबंधित जितने भी पॉइंट बनते हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, रईस उल मुहाजिरीन बैरिस्टर जॉन मोहम्मद जुनेजो, हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर हाकिम अजमल खान ने लखनऊ में एक अखिल भारतीय खिलाफत समिति बनाई। मार्च 1919 में बॉम्बे के खिलाफ समिति का गठन किया गया था। मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था और अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। 19 मार्च 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है खिलाफत दिवस के रूप में कौन सी डेट, मतलब डेट दे दिया जाएगा कौन सा मनाया जाता है खिलाफत दिवस के रूप में? तो 19 मार्च 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। ये भी याद रखने आपको तीनों पॉइंट कि मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। जगह पूछ ली जाती है कहां पर बॉम्बे समिति का ये खिलाफत समिति का गठन कहां पे हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। अलग अलग जगहों से पूछे जाते हैं। कानपुर से ये 1857 क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? बैरकपुर से दिल्ली से किसने किया था? पटना से किसने किया था? जगदीशपुर बिहार से किसने किया था? मेरठ से किसने किया था? ठीक है, तो इन सबको हम जानेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा किया गया था। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया था। क्वेश्चन बनता है कि अपने जीवन के लास्ट दिनों में बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया गया था? ठीक है, तो रंगून भेजा गया था। इसको ध्यान रखना आप, काफी आता क्वेश्चन। लखनऊ की तरफ से 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल। कानपुर की तरफ से नाना साहेब, दिल्ली बहादुर शाह जफर, बैरकपुर मंगल पांडे, पटना में पीर अली, जगदीशपुर बिहार में बाबू कुंवर सिंह, मेरठ में कदम सिंह, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने लग गया तो इनमें से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना आप। बिलियर्ड्स खिलाड़ी कौन है? कोई एक नाम दे रखा था। बिलियर्ड्स से संबंधित जितने खिलाड़ी हैं सबका बता देते हैं। पंकज अडवाणी, ध्रुव शितवाला, रजत शर्मा, गीत सेठी, विद्या पिल्लई, आदित्य मेहता, यासिन मर्चेंट, लकी वेतानानी, सौरभ कोठारी। सौरभ कोठारी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सौरभ कोठारी और पंकज अडवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन
तक राज्य पूछा है तो सबसे ज्यादा कर्नाटक, उसके बाद केरल, तमिलनाडु। या देशों में बात की जाए तो ब्राजील देश में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है। ब्राजील के बाद वियतनाम। चाय उत्पादन में सबसे ज्यादा असम, पश्चिम बंगाल। और चाय उत्पादन में देशों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चीन और दूसरे पे भारत। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी सिद्धांत कौन से हैं? सब देखो, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादिक सिद्धांत, ये सभी अलग अलग है, तो उनको जानते हैं। समाजवादी सिद्धांत जो सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से हैं और कल्याणकारी राज्य की दिशा में रास्ता तय करते हैं। कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत हैं? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 47। ये सभी कल्याणकारी राज्य की दिशा में रास्ता तय करते हैं, ये सभी आर्टिकल। गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48 गांधीवादी सिद्धांत से आधारित है। उदार बौद्धिक सिद्धांत से आधारित आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51। क्वेश्चन बना, समभारिक क्या है? तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक समान और परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, ठीक है, उन्हें समभारिक कहते हैं। दोहरी राष्ट्रीय आय, अरे यार, समभारिक मतलब समान भार हो जिनका, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, परमाणु द्रव्यमान समान हो, वो समभारिक हो गए, ठीक है। दोहरी राष्ट्रीय आय कब होती है? जब एक प्रोडक्ट की गणना दो बार की जाती है। जैसे जब एक प्रोडक्ट की गणना दो बार की जाती है तब उसे दोहरी राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे गेहूं का कुल उत्पादन राष्ट्रीय गणना के लिए शामिल कर लिया जाता है, लेकिन गेहूं का इस्तेमाल दलिया, आटा, नूडल, बिस्किट और ब्रेड बनाने में किया जाता है। इन वस्तुओं का मूल्य भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है और इस प्रकार इन वस्तुओं में शामिल गेहूं का मूल्य दो बार गणना में आ जाता है, इसीलिए उसे दोहरी राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मूल अधिकार के बारे में असत्य कथन पूछा था, तो जितने सत्य कथन मूल अधिकार से संबंधित बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन। तो मूल अधिकार कौन से हैं? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें लंबित किया जा सकता है। किसको? मौलिक अधिकारों, ठीक। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? कुल टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 to 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संसदीय सिस्टम की विशेषता क्या है? जितनी विशेषताएं सबको डिस्कस कर लेते हैं, इनमें से कोई ना कोई आई होगी और आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकता है। विशेषताएं: नाम मात्र और वास्तविक प्रमुख दोहरी कार्य प्रणाली, कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा है, सामूहिक उत्तरदायित्व, बहुमत का शासन, राजनीति समरूपता, दोहरी सदस्यता, गोपनीयता, ये सभी सिस्टम की विशेषता है, संसदीय सिस्टम की। Thank you for watching this video. Namaskar.